हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का इतिहास सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को डेली सुबह 7:30 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 20 अगस्त के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस मायने में महत्वपूर्ण है, उसी से संबंधित हम कुछ बातें कवर करेंगे और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछेंगे। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पहले कभी आपके एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं या फिर आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आधार मानते हुए हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आते हैं। ये आपकी कक्षा हफ्ते के 7 दिन होती है, एवरी डे होती है। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो जी, शुरुआत करते हैं हम आज के इस महत्वपूर्ण दिवस की। आज है 20 अगस्त। हर साल 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। सद्भावना दिवस मनाए जाने के पीछे का जो इतिहास है वो हमें समझना चाहिए। तो ये जो सद्भावना दिवस है क्यों मनाया जाता है? हमारे भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की याद में ये दिवस मनाया जाता है। राजीव गांधी के बारे में हम बातें कवर करेंगे आज, ठीक है ना। तो ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे थे और कब से कब तक प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था? 31 अक्टूबर 1984 से लेकर 2 दिसंबर 1989 तक हमारे प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। जैसे हम बात करें, आज इनकी क्या है? आज इनकी जयंती है। तो इनकी जयंती के उपलक्ष्य की बातें हम आगे कवर करेंगे। मेनली अभी आपको केवल इतना ध्यान में रखना है कि ये सद्भावना दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है, तो फिर आपको लिख देना है राजीव गांधी, ठीक है ना। तो राजीव गांधी की याद में मनाया जाता है। आज ही के दिन राजीव गांधी का जन्म हुआ था 20 अगस्त 1944 को, ठीक है ना। बाकी जो बातें हैं राजीव गांधी के बारे में, कब से कब तक ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहे, वो सारी बातें हम आगे कवर करेंगे, ठीक है। तो चलो जी, हम शुरुआत करेंगे इस कक्षा की जन्मदिन से। आज जिनका जन्मदिन है, जिन्होंने हमारे भारतवर्ष के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, तो चलो सबसे पहले हम इनके बारे में बातें कर लेते हैं। इनका आज जन्मदिन है। इनका नाम क्या है? तानिया सचदेव इनका नाम है। तो चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं इनके बारे में, जल्दी से आप एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। तानिया सचदेव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अगर आपने लिखा होगा ऑप्शन बी शतरंज, जिसे हम इंग्लिश में चेस के नाम से जानते हैं, उसी खेल से संबंधित हैं तानिया सचदेव। यहां पर आप ये फोटोज देख पा रहे होंगे। तानिया सचदेव जो कि हमारे भारत की बहुत प्रसिद्ध शतरंज की खिलाड़ी रही हैं। जब हम बात करें इनके जन्म की, इनका जन्म 20 अगस्त 1986 को हुआ था। कहाँ पे इनका जन्म हुआ? दिल्ली में इनका जन्म हुआ। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली। जब हम बात करें किसके रूप में प्रसिद्ध हैं ये, तो हमारे भारत की एक शतरंज खिलाड़ी हैं। ऐसा कहा जाता है कि 2007 में तानिया सचदेव ने चैंपियनशिप जीतकर एशियाई महिला ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता था और गोल्ड मेडल इन्होंने प्राप्त किया था। यह भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर भी हैं। इनके बारे में आप और भी ज़्यादा जानकारी हासिल कर लेते चलिए, ठीक है ना। तो चलो आज इनका जन्मदिन है, इनको बहुत बहुत बधाई हो।
अब चलो हम इनके बारे में भी जान लेंगे। इनके बारे में आप एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। दुनिया की सबसे समृद्ध सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस की स्थापना किसने की थी? आपके सामने ये क्वेश्चन दिया गया है, बताने का प्रयास करेंगे कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा। अगर आपने लिखा होगा NR नारायण मूर्ति तो फिर आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। इनका नाम है NR नारायण मूर्ति। आज इनका जन्मदिन है। इन्फोसिस के ये संस्थापक हैं। इनका जन्म आज ही के दिन 1946 में हुआ था। कहाँ पर इनका जन्म हुआ? मैसूर में। और ये जो मैसूर क्षेत्र है वर्तमान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कौन से राज्य में है? तो आप कहेंगे ये तो कर्नाटक का एरिया है जहाँ पर इनका जन्म हुआ। इनकी वाइफ का नाम सुधा मूर्ति। उनके बारे में आपने बातें पढ़ी होंगी न्यूज़ के माध्यम से। तो ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इन्फोसिस टेक्नोलॉजी कंपनी की स्थापना की थी अपने साथी मित्रों के साथ मिलकर। 6 मित्रों के साथ मिलकर इन्होंने इस कंपनी को खड़ा किया था। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो बाकी अगर हम इनके बारे में कुछ और बातें आपको बताएं तो इनको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। भारत सरकार के द्वारा भी इनको पुरस्कार दिया गया था। कौन कौन से पुरस्कार इनको दिए गए थे? इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया और भारत सरकार के द्वारा इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? चलिए बहुत बढ़िया। अब हम बाकी बातें कवर कर लेते हैं। आज के दिन जिनकी जयंती है या फिर जिनकी पुण्यतिथि है उनके बारे में भी हम बातें कवर करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे जिनकी आज जयंती है। ये कौन है? इनका नाम आपको बता देते हैं। राजीव गांधी इनका नाम। राजीव गांधी की आज क्या है? जयंती है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था इनकी जयंती के उपलक्ष्य में एक दिवस मनाया जाता है जिसे हम कौन सा दिवस कहते हैं? सद्भावना दिवस के रूप में जानते हैं इस दिन को। तो आज सद्भावना दिवस है क्योंकि आज राजीव गांधी की क्या है? जयंती है। इनका जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था। हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे थे। इनका जन्म कहाँ पर हुआ? मुंबई में हुआ। और ये जो मुंबई क्षेत्र है कहाँ पर पड़ता है? तो आप लिखेंगे ये महाराष्ट्र की राजधानी है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 21 मई 1991 को हुई थी। कहाँ पे? श्री पेरुम्बदूर। ये क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है? तो आपको लिख देना है तमिलनाडु का नाम। गलती आपकी इसमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब जैसे हम बात करें, एक क्वेश्चन आप पहले बताइएगा जल्दी से। आतंकवाद विरोधी दिवस किस दिन मनाया जाता है? बड़ा सिंपल सा आपके लिए ये क्वेश्चन है। अगर आपने इसमें लिखा होगा 21 मई तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। यहां पर मैंने आपको दो चीजें समझानी है। इनकी जयंती के उपलक्ष्य में कौन सा दिवस मनाया जाता है? सद्भावना दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। वहीं जब हम बात करें राजीव गांधी की, जब मृत्यु हुई थी, जिस दिन उनका देहांत हुआ, उस दिन को हम किस रूप में मनाते हैं? तो आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये दोनों पॉइंट आपको पता होने चाहिए। क्लियर हुआ? चलिए, इनकी हत्या कर दी गई थी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे आपने हमारी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के बारे में सुना होगा, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के ये पुत्र थे और हमारे भारत के PM रहे थे। कब से कब तक रहे? तो पहले आपको बता देते हैं भारत के कौन से नंबर के ये मुख्यमंत्री थे। तो फिर आप क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर आपको लिख देना है ये हमारे भारत के 6ठे प्रधानमंत्री थे और इन्होंने कब से कब तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था? 31 अक्टूबर 1984 से लेकर 2 दिसंबर 1989 तक ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहे। हमारे भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित होने का इनको श्रेय जाता है।
इनके बाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने, फिर चंद्रशेखर बने, उनके बाद में पीवी नरसिम्हा राव, फिर अटल बिहारी वाजपेयी और फिर एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल। और इंद्र कुमार गुजराल के बाद में थोड़ा सा फिर हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में। यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी की दोबारा से एंट्री हुई थी, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह आए और फिर आए नरेंद्र मोदी, जो तीसरी बार अब प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाले हुए हैं। ठीक है, तो राजीव गांधी के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए जी, अब हम थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कांग्रेस के बारे में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी, ए ओ हयूम के नेतृत्व में। ए ओ हयूम की जब मृत्यु हो गई थी 1912 में, उसके बाद ए ओ हयूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक घोषित किया गया था। फिर इसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित कई नेताओं की हम बात करते हैं। तो ये जो पहली फोटो में आपको दिखाई दे रहे हैं जो खड़े हुए हैं, वो है मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू के साथ में उनके बेटे जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, यही बड़े होकर क्या कहलाए? जवाहरलाल नेहरू कहलाए। जवाहरलाल नेहरू के पास में एक गुड़िया बैठी हुई है जो बड़ी होकर क्या कहलाई थी? इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी हमारे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। और इंदिरा गांधी ने किसके साथ शादी की थी? फिरोज खान के साथ। ठीक है ना? तो फिरोज खान और इंदिरा गांधी की जो संतान हुई उनका क्या नाम रखा गया? तो यहां पर हम बात कर रहे हैं राजीव गांधी के बारे में। राजीव गांधी ने किसके साथ शादी की थी? तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे सोनिया गांधी को, जो मूल रूप से कहां से बिलोंग करती हैं? इटली से। और इन दोनों की जो संतान है वो कौन है? राहुल गांधी। राहुल गांधी वर्तमान में किस भूमिका में हैं? 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, यानी इसे हम कहें तो ऐसा बोल सकते हैं विपक्ष के नेता की भूमिका निभा रहे हैं। गांधी परिवार के तीसरे पॉलिटिशियन हैं जो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका ये निभा रहे हैं। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? यहां पर देख लीजिए, इन्होंने भारत जोड़ो जब यात्रा चलाई थी उस समय की ये फोटो है। तो काफी सुधार किया है अपने आप में, और इसी वजह से अब 18वीं लोकसभा में इनको कुछ सीटें मिली हैं, वरना पिछली बार बहुत बुरा हाल रहा था। चलिए जी, अब हम इनके बारे में भी बातें कवर करेंगे। इनका नाम शायद आपने सुना होगा, राजेंद्र कुमार पचौरी। राजेंद्र कुमार पचौरी के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप पहले हमें बताइएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध पर्यावरणविद राजेंद्र कुमार पचौरी को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा 2007, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। नोबेल शांति पुरस्कार इनको 2007 में मिला था। और इनको एक पुरस्कार और भी दिया गया था भारत सरकार के द्वारा, और वो पुरस्कार कौन सा था? पद्म विभूषण। पद्म विभूषण हमारे भारत का दूसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो कि इनको 2001 में दिया गया था भारत सरकार के द्वारा। इनका जन्म कब हुआ था? आज ही के दिन 1940 में इनका जन्म हुआ। कहाँ पे? नैनीताल में। और ये जो नैनीताल है कहाँ पर पड़ता है? तो ये उत्तराखंड में है। ठीक है, वहीं जब हम बात करें इनकी मृत्यु कब हुई थी? 13 फरवरी 2020 को इनकी मृत्यु हुई थी नई दिल्ली में, जो कि हमारे भारत की राजधानी है। ठीक है, किस वजह से ये फेमस हुए थे हमारे भारतवर्ष में? तो ये हमारे भारत के एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद रहे थे, और इन्होंने विश्व पटल पर अपनी जान पहचान बनाई थी। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। भारत सरकार की अनेक समितियों में राजेंद्र पचौरी की सहभागिता रही है। तो इस प्रकार आपको कुछ बातें पता हो तो अच्छा रहेगा। बतौर सदस्य राजेंद्र पचौरी ऊर्जा के क्षेत्र में दक्षता रखने वाले पैनल में शामिल किए गए थे। यह पैनल ऊर्जा मंत्रालय ने गठित किया था। तो ये पॉइंट आपको
पता होना चाहिए। चलो जी, अब हम नेक्स्ट बातें कवर करेंगे। तो वहां पर भी चलो, ये शायद चेहरा आपने कभी देखा होगा इंटरनेट पे। इनका नाम क्या है? इनका नाम है त्रिलोचन शास्त्री। त्रिलोचन शास्त्री के बारे में पहले आप एक क्वेश्चन बताएंगे, फिर मैं आपसे कुछ बातें साझा करूंगा इनके बारे में। हिंदी साहित्य की प्रगतिशील काव्य धारा के अग्रणी कवि त्रिलोचन शास्त्री का मूल नाम क्या था? अगर आपने लिखा होगा वासुदेव सिंह, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। कवि त्रिलोचन शास्त्री का मूल नाम क्या था? वासुदेव सिंह था, वासुदेव सिंह। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको बखूबी ध्यान में रखना है। किस वजह से ये हमारे भारत में जाने गए थे? तो ये हमारे भारत के एक प्रसिद्ध लेखक रहे हैं, प्रसिद्ध कवि रहे हैं। इनके जन्म की अगर बात की जाए तो इनका जन्म आज ही के दिन 1917 में हुआ था। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है सुल्तानपुर। तो सुल्तानपुर में इनका जन्म हुआ। और जब हम बात करें इनकी मृत्यु कब हुई थी? 9 दिसंबर 2007 को इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पर? गाजियाबाद में। और ये जो गाजियाबाद का एरिया है, ये कौन से राज्य में है? तो आप कहेंगे कि ये भी उत्तर प्रदेश का एरिया है जहां पर इनकी मृत्यु हुई थी। इनको कई पुरस्कार मिले थे इनके लेखनी को ध्यान में रखते हुए। जैसे हम बात करें इनकी एक रचना का नाम मैं आपको बताऊं, तो एक रचना है इनकी गुलाब और बुलबुल। गुलाब और बुलबुल नामक रचना किसके द्वारा लिखित है? तो फिर आप नाम लिख देना त्रिलोचन शास्त्री का। एक रचना इनकी और भी है, ताप के ताए हुए दिन। ये भी रचना इन्हीं के द्वारा लिखित है। इनको साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरे नंबर का सर्वोच्च सम्मान मिला था, जिसे हम साहित्य अकादमी पुरस्कार के नाम से जानते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको कब दिया गया? तो ये बात है 1982 की, जब इनको ये सम्मान मिला। शलाका सम्मान भी इनको दिया गया था 1989 के आसपास में। हिंदी भाषा के प्रगतिशील त्रयी के 3 स्तंभों में से एक माने जाते हैं। और हिंदी कविता के वो त्रयी कौन कौन है, यानी कि वो 3 लोग कौन कौन हैं जिन्होंने हिंदी भाषा को एक नया आयाम दिया था? एक नाम तो मैंने इनके बारे में आपको बता दिया, त्रिलोचन शास्त्री का नाम। एक नाम आपको ध्यान में रखना है, नागार्जुन का। एक कवि और थे जिनको हम शमशेर बहादुर सिंह के नाम से जानते हैं। शमशेर बहादुर सिंह, नागार्जुन और त्रिलोचन शास्त्री, ये तीनों के तीनों हिंदी काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब चलो जी, हम इनके बारे में जानेंगे। इनके बारे में पहले आप एक क्वेश्चन बताएंगे, फिर मैं आपसे कुछ बातें साझा करूंगा। सम्राट अशोक के शिलालेखों को पहली बार कब और किसके द्वारा पढ़ा गया? जल्दी से आप इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था जिसने सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ा? अगर आपने लिखा होगा जेम्स प्रिंसेप, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। ये कौन है? तो ये है जेम्स प्रिंसेप। ठीक है ना? ये पहला अंग्रेज व्यक्ति था जिसने सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ा। इसका जन्म 20 अगस्त 1799 को हुआ था और इसकी मृत्यु 22 अप्रैल 1840 को हुई थी। ब्राह्मी लिपि भाषाविद माना जाता है इस जेम्स प्रिंसेप को। ठीक है ना? जब हम थोड़े से इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे, सम्राट अशोक कौन से वंश के राजा थे? तो ये मौर्य वंश के राजा थे। मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो नाम आता है चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु आचार्य चाणक्य की मदद से इस वंश की स्थापना की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा था उसका नाम रखा गया बिंदुसार, और बिंदुसार का जो बेटा हुआ उसे हम सम्राट अशोक के नाम से जानते हैं, जो कि इस मौर्य वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे।
इस मौर्य वंश के अंतिम राजा कौन थे? तो फिर आप कहेंगे बृहद्रथ मौर्य। बृहद्रथ मौर्य को उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया था और फिर एक नए वंश की स्थापना की थी जिसे हम शुंग वंश के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? बहुत बढ़िया, अति उत्तम। अब चलो हम उनके बारे में जानेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। इनका नाम शायद आपने सुना भी होगा, BKS अयंगर इनका नाम है। पहले आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बताइएगा। प्रसिद्ध भारतीय योग गुरु BKS अयंगर को भारत सरकार द्वारा वर्ष रिक्त स्थान में पद्म भूषण और वर्ष रिक्त स्थान में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो फिर आप कौन सा ऑप्शन इसमें टिक करेंगे? अगर आपने लिखा होगा 2002 में पद्म भूषण इनको दिया गया और 2014 में इनको पद्म विभूषण दिया गया, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इनका जन्म कब हुआ था? 14 दिसंबर 1918 को इनका जन्म हुआ था वेल्लूर में। और ये जो वेल्लूर का क्षेत्र है कहाँ पर पड़ता है? तो ये तो कर्नाटक में पड़ता है। जब हम बात करें इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो आज ही के दिन 2014 में इनकी मृत्यु हुई थी और उसी वर्ष इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, जो हमारे भारत का दूसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? पुणे। पुणे कहाँ पर पड़ता है? तो आप कहेंगे ये तो महाराष्ट्र का एरिया है। और ये हमारे भारत के एक प्रसिद्ध योग गुरु माने गए थे जिन्होंने विश्व पटल पर अपनी जान पहचान बनाई। इनके द्वारा लिखित कुछ रचनाएं भी हैं। अगर हम बात करें इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो एक रचना इनकी आती है योगा प्रैक्टिसेस। ये रचना किसके द्वारा लिखित है? BKS अयंगर के द्वारा लिखित है। ठीक है। एक थी इनकी रचना फिलोसॉफी लाइट ऑन योगा। ठीक है ना, फिलोसॉफी लाइट ऑन योगा। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। लाइट ऑन प्राणायाम नाम से इनकी एक रचना है, वो भी आप देख लीजिएगा। ऐसा कहा जाता है कि टाइम्स पत्रिका ने इनको 2004 में दुनिया के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 2004 के आसपास में ये कितने प्रभावशाली रहे होंगे कि टाइम्स पत्रिका ने इनको विश्व के 100 शक्तिशाली लोगों में शामिल किया था। तो इस प्रकार के थे हमारे अयंगर साहब। अब चलो हम इनके बारे में जानेंगे। इनके बारे में आपने शायद पहले भी पढ़ा होगा जब हमने इनकी जयंती के बारे में बात कवर की थी। इनका नाम क्या है? गोपीनाथ मोहंती इनका नाम है। अब चलो आप एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गोपी बाबू द्वारा लिखी नहीं गई है? जब हम बात करें इनका उपनाम क्या था, तो ये इनका उपनाम है। गोपी बाबू के नाम से ये प्रसिद्ध हुए थे, एक अच्छे साहित्यकार हुए हैं ये। अगर आपने लिखा होगा महाविभाष सूत्र, तो फिर आपका ठीक है। प्रजा इनकी रचना थी। अमृतर संतान इनकी रचना है। माटी मटाल भी इनके द्वारा लिखित एक रचना है। महाविभाष सूत्र जो रचना है वो किसके द्वारा लिखित है? तो आपको लिख देना है वसुमित्र। वसुमित्र कौन थे? तो जब आप चौथी बौद्ध संगीति के बारे में बात करते हैं, चौथी बौद्ध संगीति 78 ईस्वी में सम्राट कनिष्क के समय में हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। और उस कुंडलवन कश्मीर में होने वाली चौथी बौद्ध संगीति में अध्यक्ष की भूमिका निभाई थी वसुमित्र ने। और वसुमित्र के द्वारा लिखित ये रचना है। और उस चौथी बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष की भूमिका किसने निभाई थी? तो फिर नाम किसका आएगा? आप कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। और मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं, जो उपाध्यक्ष बने थे उनकी दो रचनाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं। एक रचना उनकी थी सूत्रालंकार और एक रचना उनकी थी बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम जिसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है। अब तो मैंने आपको हिंट दे दिया है।
सूत्रालंकार और बुद्ध चरितम नामक रचनाओं के रचनाकार कौन थे, ये बताओ। और थोड़ा हिंट ये भी दे दिया कि वो चौथी बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष की भूमिका निभा रहे थे। तो वापिस आ जाइए, हम बात कर रहे थे गोपी बाबू के बारे में, जिनका नाम था गोपीनाथ मोहंती। उनका जन्म 20 अप्रैल 1914 को हुआ था। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? ओडिशा में इनका जन्म हुआ। ओडिशा को पहले उड़ीसा के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम कर कर क्या रख दिया गया? ओडिशा कर दिया गया। 20 अगस्त 1991 को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है ना। जब हम बात करें कौन सी भाषा के ये लेखक थे, कौन सी भाषा, तो जाहिर सी बात है ओडिशा के, क्योंकि ओडिशा में इनका जन्म हुआ। ओडिसी भाषा के महान साहित्यकार माने जाते हैं गोपीनाथ मोहंती, जो कि गोपी बाबू के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। इनको साहित्य की वजह से साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान मिला था, जिसे हम ज्ञानपीठ पुरस्कार के नाम से जानते हैं। इनको ये पुरस्कार 1973 में मिला था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने महान व्यक्ति थे गोपीनाथ मोहंती, कि उनको साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार मिला था। भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया था। पद्म भूषण हमारे भारत का तीसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो ये पुरस्कार इनको 1981 में दिया गया था। तो ये पॉइंट आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट। इनके बारे में शायद आपने जानकारी हासिल की होगी। इनका नाम क्या है? राम शरण शर्मा इनका नाम है, राम शरण शर्मा। जब हम बात करते हैं इनकी जयंती कब मनाई जाती है, तो 26 नवंबर को मनाई जाती है। 1919 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? बेगूसराय में। पहले आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे, फिर बाकी बातें हम बाद में करेंगे। हालांकि थोड़ा सा हिंट मैंने आपको दे दिया है। भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार एवं शिक्षाविद राम शरण शर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो फिर आप कौन सा आंसर इसमें टिक करेंगे? अगर आपने लिखा होगा बिहार, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। ये बेगूसराय कहाँ पर पड़ता है, तो आपको लिख देना है ये बिहार का एरिया है। यहीं पर इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु आज ही के दिन 2011 में हुई थी, पटना में। और इस पटना को प्राचीन समय में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। जब हर्यक वंश के तीसरे राजा गद्दी पर बैठे हुए थे, जिनका नाम था उदयन, उन्होंने पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना की थी और पहली बार पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था हर्यक वंश के राजा उदयन ने। ठीक है, उससे पहले कोई भी पाटलिपुत्र नाम की जगह नहीं थी। बाद में इसका नाम पटना कर दिया गया दिल्ली सल्तनत के समय में। फिर इसे हम पटना साहिब के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये स्थल गुरु गोविंद सिंह जी से संबंधित हैं। ठीक है, वहां पर उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं राम शरण शर्मा के बारे में। मैंने अभी क्या बताया, ये हमारे भारत के एक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, जो मूल रूप से कहाँ से बिलोंग करते थे? बिहार से बिलोंग करते थे। इनको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। जैसे हम बात करें, हेमचंद राय चौधरी जन्म शताब्दी स्वर्ण पदक सम्मान इनको दिया गया था। बाकी बातें आप और भी इनके बारे में जान सकते हैं। समाज को हकीकत से रूबरू करवाने वाले अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारतीय इतिहासकारों में इनका नाम लिया जाता है। ठीक है ना। आज इनकी पुण्यतिथि है, हम इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। जिनका आज जन्मदिन है उनको बहुत बहुत बधाई हो। जिनकी आज पुण्यतिथि है या फिर जयंती है, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, ताकि समय से पहले आपको बाकी क्लासेस भी मिलती रहें। अगर ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं बेहतरीन से बेहतरीन क्लासेस आपके लिए लेकर आ सकूं।
आपको इस कक्षा की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे नहीं मिलती। केवल करंट अफेयर्स की कक्षा वाली पीडीएफ आपको वहां पर प्रोवाइड करवाई जाती है। आज का इतिहास सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाओं की पीडीएफ आपको नहीं मिलती है। आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, व्हाट्सएप चैनल, जोश, हिप्पी, शेयर चैट, मोज, फेसबुक, टेलीग्राम और यूट्यूब पे तो आप क्लास ये देख ही रहे हैं। एड्यूरोही24 आप सर्च कर लीजिए। अगर आप सर्च ना भी करें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एड्यू रोहित ऑफिशियल के साथ बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें और खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।